Okay, student, then today we are going to start the new chapter. Chapter name is a motion in a straight line. And the first topic which we're going to discuss, that is a frame of reference. Firstly, understand about the coordinate system. In a coordinate system, there's a three axis X, Y, Z, and with the help of these three axes, we defines the direction and not direction, only the position of the any object. Okay, suppose this is X axis, this is Y axis, and this is Z axis, and this is the origin, or you can say observer is here. या तो इसको origin बोल लो या ये बोल लो कि observer यहीं पर है और सारे पॉइंट्स की पोजीशंस को ये चेक करता है. Suppose there is a point A. So the position of A can be described by X, Y, Z. This X, Y, Z will tell you what is the position of the A with respect to observer at O. ठीक है? Suppose a car is starting from A and goes to the B, where the position is X dash, Y dash, Z dash, by any random path. ठीक है, कोई कार है जो A से स्टार्ट होकर के B तक पहुंच गया. ठीक है, यहां पर हम A और B पोजीशनिंग, कार की इनिशियल पोजीशन बता सकते हैं और कार की फाइनल पोजीशन हम बता सकते हैं. इनिशियल पोजीशन हो जाएगी A और फाइनल पोजीशन हो जाएगी B. ठीक है, क्या हम कार के टाइम भी बता सकते हैं कि कार जो है पॉइंट A से पॉइंट B तक कितने समय में गया? क्या ये भी हम लोग बता सकते हैं? तो हमारे पास आंसर होगा नहीं, हम लोग ये चीज नहीं बता सकते. क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि हमने टाइम तो कैलकुलेट किया ही नहीं. तो एक तरीके से कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमें सिर्फ और सिर्फ पोजीशन की इंफॉर्मेशन मिलती है, ना कि समय की, कि कोई भी मोशन कितने ड्यूरेशन में हो रहा है, इसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती है. तो इसके लिए अगर हम एक काम करें, ये जो ऑब्जर्वर है इसके पास एक घड़ी रख दें, क्लॉक. ठीक है, एक क्लॉक रख दें इसके ऊपर, इसके पास. अब इस क्लॉक के हेल्प से ये पोजीशन A पर टाइम T1 का मेजरमेंट कर लेगा और पोजीशन B पर टाइम T2 का मेजरमेंट कर लेगा, या T और T डैश भी मान सकते हो आप, कुछ भी मान लेना. ठीक है, तब इस केस में अगर आपसे कोई पूछे, क्योंकि अब तो ये टाइम मेजरमेंट कर चुका है, जैसे 5 बजे कार पॉइंट A पर थी, 6 बजे कार जो है पॉइंट B पे पहुंच गई, तो कितना टाइम लगा? 1 घंटे का. 6 में से 5 को, मतलब 5 और 6 को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हम लोगों को मिल जाएगा. सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे? फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू. ठीक है, तो ये हो कितना जाएगा? अगर आपसे कोई पूछे कि पॉइंट A से पॉइंट B तक कार कितने समय में गया, तो आप क्लियरली बता सकते हो T2 माइनस T1. ठीक है, इतने टाइम इंटरवल में कार जो है पॉइंट A से पॉइंट B तक गई है, ये आप बोल सकते हो. ठीक है, तो एक अरेंजमेंट जिसमें कि एक कोऑर्डिनेट सिस्टम हो,
और साथ ही साथ ऑब्जर्वर के पास क्लॉक भी हो जिससे कि वो टाइम का मेजरमेंट कर सके। इस सिस्टम को बोलते हैं हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस मींस ए कोऑर्डिनेट सिस्टम along with the observer, a clock by which it can measure the time interval between the two events। दो इवेंट के बीच का टाइम इंटरवल का मेजरमेंट कर सके और उसकी पोजीशंस को बता सके। इसे सिस्टम को बोलते हैं हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है ये दो टाइप का होता है, एक होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और एक होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ फॉलो होता है, ओबेज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। और ये डू नॉट ओबे। जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है इसमें न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ फॉलो होता है और नॉन इनर्शियल में नहीं होता है। ठीक है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में नेट फोर्स जीरो होता है और नॉन इनर्शियल में नेट फोर्स जीरो नहीं होता है। ठीक है, एक चीज और भी मैं बता दूं कि ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ये ऑब्जर्वर टू ऑब्जर्वर चेंज भी होता है। जैसे कि एक छोटी सी बात बताते हैं, मान लीजिए कि कोई यहाँ पर एक पटाखा है, ठीक है, और ये यहाँ पर दो ऑब्जर्वर है। ध्यान देना बम जो है इस आदमी से भी बड़ा है तो हार्मफुल भी हो सकता है, पास में। ठीक, इसकी जो डिस्टेंस है ये मान लेते हैं 10 मीटर, मान लेंगे इसको 20 मीटर मान लेंगे, ऐसा कर लेंगे। तो जब ये बम ब्लास्ट करेगा, ठीक है, जब ये बम ब्लास्ट करेगा तो उस केस में इसको आवाज सुनाई देगी। पहले किसको आवाज सुनाई देगी? ए को कि बी को? तो जाहिर सी बात है ए को सुनाई देगी क्योंकि ए पास में है। फिर आवाज को यहां से ए से बी तक चलने में कुछ समय लगेगा। मान लीजिए ए को कोई आवाज सुनाई दी T1 टाइम पर, तो बी को जब सुनाई देगी वो कुछ देर के बाद सुनाई देगी क्योंकि ए से बी तक आने में कुछ ना कुछ समय लगेगा। ठीक है, तो ए बोलेगा कि इसका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से जो भी इवेंट हुआ वो T1 टाइम पर हुआ, और बी बोलेगा जो इवेंट यानी कि ब्लास्टिंग का जो इवेंट हुआ वो T2 टाइम पर हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से पर्सन टू पर्सन जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है ये बदलता रहता है। एक एग्जांपल और ले लीजिए, मान लीजिए ट्रेन है, लग नहीं रहा लेकिन ट्रेन मान लीजिए।
ये ट्रेन है, ठीक है, और ये स्टेशन है। स्टेशन, यहाँ पे दो ऑब्जर्वर हैं, एक ट्रेन में है और एक जो है स्टेशन पर। तो ये ऑब्जर्वर को मैं एम मान लिया, इसको एन मान लिया। तो एम के हिसाब से अगर एन से पूछा जाएगा, इससे अगर पूछा जाएगा कि मोशन में कौन है, तो इसके हिसाब से बोलेगा ट्रेन मोशन में है। और जब इससे पूछा जाएगा कि मोशन में कौन है, तो बोलेगा कि स्टेशन मोशन में है और स्टेशन पीछे जा रहा है। ठीक है, तो देखिए दोनों के हिसाब से जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो अलग अलग है। अब बहुत छोटी छोटी बातें हैं जिसको आप लोग पहले से भी जानते होंगे। ठीक है, एक नई चीज और है, वो मैं आपको बता देता हूँ। नया क्या है, पहले भी जानते होंगे आप, कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट मास। हम लोग कब किसी मास को पॉइंट मास की तरह ट्रीट करेंगे और कब नहीं करेंगे। देखिए अगर ये कोई कार है, ठीक है, और ये कार जो है कुछ डिस्टेंस कवर करती है, ठीक है, ये कार जो है इस पोजीशन ए से पोजीशन बी तक चली जाती है। जब कार पोजीशन ए से पोजीशन बी तक जाएगी, ठीक है, तो उस कंडीशन में कुछ डिस्टेंस कवर करेगा। अगर ये जो कवर्ड डिस्टेंस है, फिर से कार को भी जगह पे ले आ देते हैं, ये जो कवर्ड डिस्टेंस है इस कार के शेप और साइज की अपेक्षा अगर बहुत ज्यादा होगा, ठीक है, तो हम लोग कार को एक पॉइंट मास की तरह ट्रीट कर सकते हैं। If the distance covered by the object is very larger than the dimension of the object, then the object can be treated as the point mass। ठीक है, अगर मान लीजिए ये कार की साइज, चलिए मैं मान लेता हूं कितनी, 2 मीटर मान लेते हैं, और जो डिस्टेंस इसने कवर किया मान लीजिए ये 500 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर किया। अगर 500 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करेगा तो इसको हम लोग पॉइंट मास की तरह ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन यही कार, सेम कार, अगर एक स्मॉल डिस्टेंस, जैसे मान लीजिए कि 2 मीटर का है और 10 मीटर की डिस्टेंस कवर किया, 10 मीटर, ध्यान देना ये बहुत छोटी डिस्टेंस है ना, तो अगर छोटी डिस्टेंस कवर करेगा तो इस ऑब्जेक्ट को हम लोग पॉइंट मास नहीं मान सकते, कैन बी कंसिडर्ड एज पॉइंट मास। यहाँ क्या कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज पॉइंट मास। ठीक है, मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी।
चलिए कुछ सिंपल सिंपल टॉपिक्स हैं जिनको बहुत ही तेजी में खत्म करूंगा, क्योंकि ये टॉपिक्स जो है आप क्लास 9 से जानते हैं। पहला है रेस्ट एंड मोशन। अगर रेस्ट एंड मोशन की बात की जाए तो मान लीजिए कि कोई रास्ता है, और यहाँ पर कोई एक पेड़ है, ठीक है। आम का पेड़, ठीक है। और यहाँ पर कोई एक कार है, एक ही कार है, थोड़ी सी आगे बढ़ गई है वो। ठीक है, कुछ बिल्डिंग्स भी बना देते हैं। अब देखिए यहाँ कुछ बिल्डिंग्स मैं और बना देता हूँ। ठीक है? अब देखिए इसके रिस्पेक्ट में जो सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता है तो इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। अगर सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करता है तो इसका मतलब वो मोशन में है। इस सराउंडिंग के तौर पे मतलब है कि उसके आसपास की चीज। तो इस ट्री के आसपास ये क्या है, ये घर है, ठीक है। तो ये घर एक तरीके से क्या है, सराउंडिंग है। तो इस घर के रिस्पेक्ट में क्या ट्री की कभी पोजीशन चेंज होगी, तो कभी नहीं होगी। इसका मतलब ट्री किस में है, रेस्ट में है। लेकिन इस घर के रिस्पेक्ट में, इस घर के रिस्पेक्ट में ये जो कार है इसकी पोजीशन चेंज हो रही है। मतलब कुछ सेकंड पहले ये कार पोजीशन ए पर थी और कुछ सेकंड बाद ये कार जो है पोजीशन बी पर चली गई। इसका ये मतलब हुआ कार अपनी पोजीशन चेंज कर रही है, तो मतलब कार जो है वो मोशन में है। ठीक है। रेस्ट और मोशन दोनों एक दूसरे के रिलेटिव टर्म्स होते हैं। ठीक है।
रिलेटिव टर्म्स कहने का क्या मतलब है? रिलेटिव टर्म्स कहने का ये मतलब है, जैसे कि यहाँ पर मैं एक इंसान को बना देता हूँ, इस कार के ऊपर है ये, ठीक है, इसका नाम दे देते हैं P और इसका नाम दे दिया Q। जैसे कि अगर P से पूछा जाएगा कि मोशन में कौन है, तो P बोलेगा कि Q मोशन में है और जो घर है वो पीछे जा रहा है, क्योंकि उसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, घर की पोजीशन पीछे की तरफ होगी। अगर Q से पूछा जाएगा तो Q बोलेगा कि P मोशन में है, ठीक है, और उसकी पोजीशन आगे की तरफ है। यानी कि हम इसका ये किसी ऑब्जेक्ट को हम ये बोलते हैं कि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है कि मोशन में है, ये डिपेंड करता है कि हम किसके रिस्पेक्ट में बोलते हैं। एक एग्जांपल और भी मैं बता रहा हूं, मान लीजिए बस है, फुल पैक्ड, ठीक है, अब इसके अंदर जो है कुछ लोग हैं, और एक आदमी बाहर भी है, A, B, C और ये D, ठीक है। अगर A से पूछा जाए कि B और C क्या मोशन में है, तो A बोलेगा नहीं, दोनों रेस्ट में है। क्यों? क्योंकि दोनों की पोजीशन A के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही है। लेकिन यही चीज अगर D से पूछा जाए कि क्या B और C मोशन में है, तो ये कहेगा कि हाँ, दोनों मोशन में है। क्यों? क्योंकि D के रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन चेंज हो रही है, क्योंकि कार मूव कर रहा है। यानी कि एक ही ऑब्जेक्ट, ये वाला ऑब्जेक्ट यानी कि बी और सी की बात कर रहा हूं, ये किसी एक ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में रेस्ट में हो सकते हैं और दूसरे ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में ये मोशन में भी हो सकता है। इसलिए हम बोलते हैं रेस्ट एंड मोशन आर द रिलेटिव टर्म्स, ठीक है।